इमरान साहब, ये जो सामने आया कि ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातें एक पेज पर हो गई हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, इस इश्तराक को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये है कि ये कोई अनहोनी नहीं है। पहले भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इसी फार्मूले के तहत कई ज़िमनी इलेक्शन लड़ चुके हैं। फार्मूला क्या है? सादा सी बात है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पे आया था, यानी आम इंतखाबात में, तीसरी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। यानी अगर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे था तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। अगर किसी हल्के में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार दूसरे नंबर पे था तो मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन मामला ये है कि क्या इस वक्त ऑन ग्राउंड ये दोनों पार्टियां मिल के भी ये इलेक्शन जो है वो PTI के मुकाबले में जीत पाएंगी? ये एक बड़ा सवालिया। अतर काज़मी साहब, आपसे ये सवाल है, क्या लगता है अभी जो दोनों पार्टियों ने इत्तफाक किया है एक नुक्ते पर, क्या लगता है ज़िमनी इलेक्शन किस पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा? PTI के कोई आसार नजर आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन में जीत के? देखें, ये जो इत्तेहाद हुआ है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकायक क्या है। अब 3 साल से तकरीबन ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त हालत ये है कि उसकी तमाम जो सीनियर लीडरशिप है या तो वो जेलों में है या वो इस वक्त रूपोश हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों जमातें अलहदा इलेक्शन नहीं लड़ रही, ये मिल के इलेक्शन लड़ रही हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। अगर जब ये इंतखाबात होते हैं और जब भी होते हैं तो उससे बिल्कुल वाज़ेह है कि इनको पता है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि 3 साल में हम आवाम को उस हद तक भी मुतमईन नहीं कर सके कि ऐसी जमात जिसके खिलाफ मसलसल बयानिया बनाया गया, मसलसल मुल्क दुश्मनी के इल्जामात से लेके करप्शन तक हर चीज के इल्जामात भी लगे, लीडरशिप को सजाएं भी हुई, लेकिन उसके बावजूद आज हालत यह है कि मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें जो 3 साल से मसलसल इख्तिदार में, वो ये कह रही हैं कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अकेले इनको हरा सकें, और किसी को यह भी नहीं पता कि तहरीक इंसाफ को कौन सा इंतखाबी निशान मिलेगा। अब इसमें भी आप देखें ना कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंतखाबी निशान भी तहरीक इंसाफ के लिए इररेलेवेंट हो गया। जो भी निशान मिलेगा लोगों ने उसको वोट देना है। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए। बाकी फिर ऑन द डे अवाम जिसको वोट देगी वो पता चल जाएगा। लेकिन काज़मी साहब ये फरमाइएगा, आप क्योंकि माशाल्लाह सियासी रमूज को बड़े बेहतर अंदाज में समझते हैं, जिस तरह से आम इंतखाबात में फॉर्म 47 का शोर मचा या मचाया गया, जो भी हो, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि इस बात की कोई अहमियत रह जाती है कि इलेक्शन में क्या होगा और किस तरह से होगा? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा तल्ख क्वेश्चन है, और यही वो क्वेश्चन है जो हर जगह पे डिस्कस भी हो रहा है। मेरे ख्याल में निज़ाम की साख्त को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जो कुछ भी है, इसमें बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी भी वोटर के अंदर कम से कम ये उम्मीद होगी कि वो बाहर निकलेंगे और जिसको भी वो मुनासिब समझते हैं, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तहरीक इंसाफ को, उसको वो वोट डालते हैं। अगर अवाम इस हद तक मायूस हो जाएगी तो देखें ना, फिर तो आप एक जो वोटर के पास एक वाहिद ताकत है वो भी फिर आप उससे ले रहे हैं। वोटर तो आपको लगता नहीं है कि वोटर तो पहले ही मायूस हो चुके हैं? हमने PTI के एहतजाज जलसे बहुत सारे देखे हैं, अब तो लोग उस तरह से निकलते ही नहीं है। तो क्या वोटर भी निकलेगा उस तरह से? मेरा नहीं ख्याल कि वोटर उस तरह से पार्टिसिपेट करेगा। देखिए, वोटर तो अपना एहतजाज उन्होंने 2024 में भी किया। उसके अलावा बाद में अभी ये जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ, ऑल्दो कि हुकूमती जमात जीत गई, लेकिन उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाब में वहाँ पे लोगों ने बड़ी तादाद में बाहर निकल के वोट डाला। और अभी भी अगर ज़िमनी इंतखाबात में, अगर इन इंतखाबात में तहरीक इंसाफ शिरकत नहीं करती है तो फिर तो लगता है कि ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर वो उसमें हिस्सा लेते हैं तो मुझे तो यही लगता है कि अवाम बाहर निकलेगी और वो वोट डालेंगे, इसलिए कि उस दिन उनको कोई बाहर निकलने से रोकता नहीं है। जो एहतजाज की आपने बात की, अगर बाहर आप जी काज़मी साहब, गुजारिश ये है कि लाहौर का जो ज़मीनी इलेक्शन है NA 129 का, उसमें 1-2 चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है ना, इसमें मेरा एनालिसिस भी शामिल कर दें, फिर मैं आपसे तफसीली जानना चाहूँगा। मियाँ नवाज शरीफ ने अब ड्यूटी लगाई है वहाँ पे ख्वाजा साद रफ़ीक की कि वो जो उनके धड़े हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको मुत्तहिद करें। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे जो 4 कैंडिडेट समझे जाते थे उनमें से एक हाफिज़ नुमान साहब, जिनको के ये टिकट मिल गया, दूसरे उनके मुकाबले में राना मशहूद साहब जो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तीसरे नंबर पे मेयर इश्तियाक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो ये जो 3-4 उम्मीदवार थे, इनमें उनकी उसी तरह से ग्रुपिंग भी थी। मियाँ मरगूब साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। अब मामला ये है कि राना मशहूद साहब जो हैं, उनका उस हल्के से, क्योंकि वो माजी में इलेक्शन जीतते भी रहे हैं, उनकी नौजवानों
के हवाले से वो जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल और ये वो उनकी पेनिट्रेशन भी मुस्लिम लीग नून समझती है कि शायद यूथ में ज़्यादा है। तो लेकिन उनके जो सियासी गुरु हैं वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक बुनियादी वजह मेरे ख्याल में तो ये है कि इसलिए उनकी लगाई है कि वो राना मशहूद को पूरी तरह से, यानी वो रस्मन ही ना ऐलान करें बल्कि पूरी तरह से उसमें एक्टिव हों। लेकिन दूसरी तरफ हमाद अजहर हैं। अब इस पूरे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि 129 का जो इलेक्शन है उसमें क्या बनेगा? देखिए, ये जो 129 का इलेक्शन है, ये मेरे ख्याल में हमारी हालिया तारीख का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा। इसमें एक तरफ मरियम बीबी की 1 साला जो पंजाब की कारकर्दगी है, नून लीग उसको दिखाना चाहेगी कि देखें जी कारकर्दगी इतनी जबरदस्त थी कि ये इलेक्शन हम जीत गए। दूसरी जानिब मियां अजहर साहब ने तो ना कोई जलसा किया था, ना कोई जुलूस किया था। हमाद अजहर के औहदों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी वो रूपोश हैं और मुझे नहीं लगता कि वो हल्के में आ सकेंगे। लेकिन उसके बावजूद मियां साहब ने पहले खबरें इस तरह की आई कि इवन के ख्वाजा साद रफीक साहब का, जिनका आपने जिक्र किया, उनको भी ये हल्का ऑफर किया गया कि ग्रुप बंदी है, वहां पे आप लड़ लें इलेक्शन, ताकि जो है वो सारे धड़े आपके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन उन्होंने उससे माजरत की और फिर जो पिछली दफा रनर अप थे जिन्होंने तकरीबन कोई 71,000 वोट लिया था और मियां अजहर साहब का जो वोट लाख से ज्यादा था, उनको फिर ये दे दिया गया, हाफिज साहब को उधर से हल्के से टिकट। तो अब ये धड़े तो हैं। आपने बात की कि राना मशहूद साहब की, उनके गुरु जो है साद रफीक साहब की, लेकिन इस वक्त हालत ये है इमरान भाई के, देखें जो राना मशहूद साहब के अपने गुरु हैं वो भी लाहौर से इलेक्शन हार चुके हैं। उनके जो गुरु हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उनका जो हल्का है उसके ऊपर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है। फिर जो पीपल्स पार्टी के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारे गुरु इकट्ठे होके भी, अच्छा इमरान साहब, ये जो धड़बंदी है जिसकी अभी अतर साहब भी जिक्र कर रहे हैं, जो पीटीआई के अंदर जो धड़बंदी हम देख रहे हैं, जिस तरह से अभी हमने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से कहा जा रहा है कि वो बैकअप हैं, उनकी जो तरजीह है वो उमर अयूब और शिबली फराज को वापस लाना है। ये जो अंदर धड़बंदी हो रही है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वोटर और सपोर्टर या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो तो बहुत ज्यादा मायूस है इस वजह से कि पीटीआई के अंदर की धड़बंदी की वजह से। अच्छा ज़ैनब, इस पे मैं आता हूँ, लेकिन सिर्फ छोटी सी बात वो पिछले मौजू पे, काज़मी साहब, उसमें हाफिज नुमान साहब को टिकट देने की जो बुनियादी वजह है ना, मेरे नज़दीक बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, वो एक ये है कि इस हल्के में अराई बरादरी का बहुत ज़्यादा वोट है। और अराई बरादरी जो है, क्योंकि मियां अजहर साहब का, हमाद अजहर का भी अराई बरादरी से ताल्लुक़ है और हाफिज नुमान का भी अराई बरादरी से ताल्लुक़ है, और फिर अराई बरादरी के भी उस दरे से ताल्लुक़ है हाफिज नुमान का। हाफिज नुमान वैसे भी एक शरीफ आदमी की शोहरत रखने वाले, अच्छे पढ़े लिखे जो उम्मीदवार है वो समझे जाते हैं। तो मुस्लिम लीग का ख्याल ये है कि क्योंकि उनकी शोहरत भी अच्छी है, साथ बरादरी का भी वोट है, और अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी सपोर्ट करती है तो उन्हें इस दफ़ा ये एज मिल सकता है। अब आ जाए तो आपके सवाल बिल्कुल अंदर की जो धड़बंदियां और डिवाइड है जी। अब मामला जो पीटीआई का है, तो जैसे आपने खुद अभी कहा था ना काज़मी साहब के सवाल करते हुए, सपोर्टर्स तो मायूस हैं, अब वोटर, हाँ, कि वो पीटीआई का वोटर मायूस है, सपोर्टर मायूस है, ये धड़ेबंदियां भी सिर्फ उसी वजह से। आज देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, काज़मी साहब की मौजूदगी में भी कई दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, असल मामला ये है कि पीटीआई क्या है। पीटीआई में 2nd टियर, 3rd टियर, 4th टियर, 5th टियर कोई नहीं है। उसमें या इमरान खान है या कारकुन है डायरेक्ट। यही उनका प्लस पॉइंट है, यही उनका नेगेटिव पॉइंट है। उसमें 20 धड़ेबंदियां हो जाए, अगर खान ने को कॉल दे दी तो कारकुन किसी और की नहीं मानता। इमरान अचकज़ई की नामजदगी पे क्यों है इतने तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के रहनुमाओं को? वो मामला ये, अब देखिए असल मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने इस पे दौड़ा, मैं समझता हूँ कि तुरब का पत्ता खेला। वो इस तरह से कि अगर वो बन जाते हैं तो आपको माजी में याद होगा कि मियां नवाज शरीफ भी ज़ाती तौर पे हमेशा महमूद खान अचकज़ई का एहतराम करते रहे, सियासी हवालों से वो उनका जो है ना, उनको हमेशा अहमियत देते हैं। दूसरा, उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो है वो भी क्या महमूद खान अचकज़ई को बिल्कुल यकसर इनकार कर देंगे तो मानने में या नहीं। अब पीटीआई के जो लोग, आपका जो सवाल है कि बार बार उस पर क्यों करते हैं, तो पीटीआई वाले जो लोग हैं उनमें जो अनफॉर्चुनेटली जो 2nd टियर है उसमें वो उस पॉलिटिकल विजडम की कमी है
वो आपस में ओहदों की जो बांट है ना, वो बस जिस ग्रुप को मिल जाता है दूसरा उसकी मुखालफत करना शुरू कर देता है। अगर वो फैसला समझते हैं हलीमा खान के मशवरे पे हुआ तो दूसरे मुखालफत शुरू कर देते हैं, अगर बुशरा बीबी के कहने पे हुआ तो तीसरे बंदे मुखालफत शुरू कर देते हैं। वहाँ ये है। अच्छा तर साहब, आपको भी लगता है कि पीटीआई के अंदर वाकई पॉलिटिकल विजडम का फुकदान है? अभी हम महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद होने के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तजाद सामने आ रहा है पीटीआई में, तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जी, बिल्कुल है फुकदान। आप देख लें ना, सबसे बड़ी सियासी जमात है वो, लेकिन किस हद तक वो पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर वो किस हद तक चीजों को लेके चल सके, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बाकी उनके साथ जो कुछ होता रहा वो भी गौर तलब है, उसके ऊपर भी देखने की जरूरत है कि क्या कुछ उनको बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन ये जो अचकज़ई साहब वाला फैसला है, मेरी नजर में तो ये बड़ा जबरदस्त फैसला है, क्योंकि ना अचकज़ई साहब को आप 9 मई के केस में अंदर कर सकते हैं, ना उनके ऊपर कोई और केस है। अगर उमर अयूब की तरह कोई और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आएगा तो बाद में पता चले कि जी वो भी नामजद है, जिस तरह अभी 27 महीनों के बाद हलीमा खान साहिबा के बेटे अचानक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो किसी का भी नाम बीच में आ सकता है। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे ये बड़ा अच्छा फैसला था इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जमात के अंदर से इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है और बाकायदा लॉबिंग की जा रही है कि भाई क्यों ये इस तरह की ये नामजदगी हुई है, क्यों उनका नाम सामने आया है। तो जमात के अंदर के जो इख्तलाफात हैं तो वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। जब भी आप तहरीके इंसाफ की लीडरशिप से बात करते हैं या नून लीग की लीडरशिप से बात करते हैं, मैं आपको खबर दे देता हूं कि मुझे आज तक कभी नून लीग के किसी रहनुमा ने, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने मेरे सामने इमरान खान साहब की बहनों की बदतारीफी नहीं की, उनके हवाले से कोई रिजर्वेशंस नहीं शो की, इनके किसी लीडर के हवाले से उस तरह बात नहीं की। अगर कोई चीज हम सुनते हैं तो वो इनकी हम अपनी क़यादत से एक धड़ा दूसरे के खिलाफ बात कर रहा होता है, कुछ लोग इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इनके आपस के जो धड़े हैं वो बिल्कुल वाजे है कि बड़े बड़े पैमाने पे धड़ाबंदी है जमात के अंदर। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया है, तो आपको कितनी उम्मीदें हैं कि इस दफ़ा ये कमीशन कोई फार्मूला ना सिर्फ वज़ा करने में कामयाब हो जाएगा बल्कि सूबों और वफाक के दरमियान इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे? देखिए, उम्मीद तो रखनी चाहिए इंसान को, लेकिन ये फार्मूला होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। एनएफसी में सारा पैसा उठा के आप सूबों को दे देते हैं, आपका पीएसडीपी हो जाए, आपका दिफा हो जाए, दीगर सारे कर्जे हों, जो भी पाकिस्तान पे कर्जे चढ़ते हैं वो तो फिर वफाक ने देने होते हैं, और सूबों को आप उठा के दे देते हैं और सूबे बस स्पेंड कर रहे होते हैं। 4 बंदे ये फैसला करते हैं, चाहे वो पेशावर में बैठा बंदा हो, लाहौर में, कोयटा में या कराची में, कि मैंने कैसे पैसा स्पेंड करना है। क्या वो पैसा नीचे जाता है? मेरे ख्याल में पैसा नीचे जाता है, उसको भी देखने की जरूरत है। वो मेक श्योर किया जाए कि नए फार्मूले के अंदर जिले की लेवल तक पैसा जाए, या तो अगर आप नए सूबे नहीं अभी बना सकते जी काज़मी साहब, आपने नए फार्मूले की बात की, सूबों की बात की, तो एक नया फार्मूला ये भी है कि छोटे सूबे बना दिए जाएं, मुल्क में जो है ना इंतज़ामी यूनिट जो हैं वो ज़्यादा कर दिए जाएं ताकि आवाम को इससे फ़ायदा हो सके। आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं, ये जो छोटे सूबे हैं ये बनने चाहिए और जो सियासी सिचुएशन चल रही है उसमें आपको लगता है कि ये सूबे बन जाएंगे? देखिए, सियासी सिचुएशन तो थोड़ी सी ट्रिकी है, इसके ऊपर बातचीत होना जरूरी है, लेकिन मेरी नजर में सूबे बनने चाहिए। अब आप देख लेना, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, जो पैसा जाता है या वो पेशावर में फंस जाता है या लाहौर में फंस जाता है या कराची में या कोयटा में, सूबे बने। अब उधर जो है हुकूमतें हो वो चलाएं। आप दुनिया भर में देख लें, छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं, ये कोई लासानी बुनियादों पे मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे जरूरत है ये वक्त की कि नए सूबे बने, नया स्ट्रक्चर बने और पैसा नीचे तक जाए। यहाँ पे लाहौर में ट्राम भी आ रही है, बीआरटी भी आ रही है, पेशावर में दीगर जगहों पे, बड़ी जगहों पे जो है वो पैसा लग रहा है, किसी और जगह पे नहीं लग रहा। कराची वाले रोते रहते हैं कि सारा पैसा किसी और जगह पे लग जाता है, क्योंकि हुक्मरानों का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से है, वो कराची पे पैसा नहीं लगाते।